हेलो, जय हिंद माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, मस्त होगे, एकदम दुरुस्त होगे। और हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखे हुए हैं जिसका नाम है ऑल PYQ एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनालिसिस, है ना। इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा बच्चे आनंद उठा रहे हैं और उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि PYQs करने से NDA के आखिर क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये मिलने लगा है बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है और हमारी तैयारी किस तरीके की चल रही थी उसमें पता चला बहुत गैप है, मैंने उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए PYQ करना ज़रूरी होता है। दूसरा, PYQ आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। अगर PYQ नहीं रिपीट होते हैं तो उसके टॉपिक्स जो कोर टॉपिक्स है और कोर टॉपिक्स में किस जगह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका स्कोर भी बूस्ट होने लग गया होगा अच्छे से, और एक कॉन्फिडेंस जो है एग्ज़ाम के लेवल के लिए जो होता है वो आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका होगा। इस सीरीज़ में हम लोगों ने NDA फर्स्ट 2024 से क्वेश्चन PYQ जो थे एशियन हिस्ट्री में हम लोगों ने एशियन हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने NDA फर्स्ट 2024 से लेकर के अभी तक NDA सेकेंड 2021 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज इसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे NDA फर्स्ट 2021 से लेकर के NDA सेकेंड 2019 तक। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने कॉपी पेन को लेकर के बैठ चुके होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और नीचे कमेंट्स में लिख करके एक बार अपनी अटेंडेंस भी लगा रहे होंगे कि सर मैं कॉपी किताब लेकर के बैठ चुका हूं और प्रॉपर नोट्स बना रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। NDA फर्स्ट 2021 का ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या है NDA फर्स्ट 2021 का ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीप की वस्तु है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से वो कौन सी हड़प्पा की साइट है जहाँ पे आपको सीप की वस्तुएं मिल रही हैं, है ना। सीप जानते हो? देखो, आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में बहुत सारे आपके घोंगे पाए जाते हैं, उनसे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यानी क्या कहते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण बना के लोग पहनते थे पुराने टाइम पे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहने जाते थे। तो आपको बताना है कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लोथल में, बालाकोट में, आमेरी में या कोडजी में। देखो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। बालाकोट जो कि आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है, और बालाकोट में हम लोगों ने स्ट्राइक भी करी थी कुछ ही समय पहले। फिलहाल देखो, अगर आप ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप देख पा रहे हो तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर मैं बात करूं बताऊं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें टोटल 1500 नगर हुआ करते थे, है ना। और इन 1500 नगर में से आपको एक नगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बालाकोट। ये बालाकोट एक ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो आप देखोगे लगभग ये समुद्र के पास है। और अगर समुद्र के पास है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेल यानी आपको क्या कहते हैं, ये जो आपके सीप हैं, सीप से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शंख मिल जाता है, कहीं पे बहुत सारे लोग इसके मालाएं बना के पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में सीप से बनी हुई चीज़ें देखने को मिलती है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? पाकिस्तान के बालाकोट में। इस चीज़ अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होगे तो आपको एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिटेल में आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर कवर करिए, है ना। अब और अगर आप लोग कहोगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों के सामने ला करके प्रस्तुत कर दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द धम्मा ऑफ किंग अशोका। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? और अच्छा, आपको याद होगा अशोक ने पॉलिसी स्टार्ट करी थी, धम्मा पॉलिसी, यानी धर्म की नीति को स्टार्ट किया था। एक्चुअल में हम सभी लोग जानते हैं अशोक के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, और उसके बाद अशोक इतना ख़राब होने के बाद एकदम से महान बन जाता है। एक्चुअल में अशोक की ज़िंदगी में एक युद्ध होता है, कलिंग का वॉर होता है। ये कलिंग का वॉर 261 BC के आसपास लड़ा जाता है, और ये कलिंग आज का उड़ीसा है। तो कलिंग का एक राजा होता है नंदी राज, उसको हराने के बाद
एक्चुअल में हराने के बाद इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं। और ऐसा नहीं इससे पहले इसने युद्ध नहीं लड़े, लोगों को मारा नहीं, ज़रूर मारा, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने इसकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा बौद्ध धर्म का प्रभाव डाला। और इस युद्ध के बाद इसको ये समझ में आ गया कि जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा नाम की ये चीज़ है, इसको ख़त्म करनी चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। और उसके बाद उसने युद्ध नीति को छोड़ करके, भेरी घोष की नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया। और इस धर्म नीति का मतलब था कि सारे लोगों के प्रति, सारे धर्मों के प्रति सहिष्णु होना, ब्राह्मणों का सम्मान करना और अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी काम करना। उसमें ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया कि राजा का सम्मान करना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अशोक की धम्म नीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ सारे धर्मों के प्रति समानता रखनी है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है और प्रजा का कल्याणकारी कार्य करना है। अच्छा, अगर आप ये देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको अशोक को बताने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो अशोक है वो कौन से एम्पायर से बिलोंग करता है, तो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करता है, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य आपका कब से कब तक था, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक देखने को मिलता है। अगर आपको पता करना है कि मौर्य साम्राज्य कब था, तो मौर्य साम्राज्य जो था वो 2000, एक सेकेंड सभी लोग रुकना, हाँ। तो अभी मौर्य एम्पायर की बात करते तो मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। अगर आपको पता करना है मौर्य एम्पायर आज से कितने हज़ार साल पहले शुरू हुआ था, तो आप इसमें 2024 अगर आप ऐड कर दोगे तो 4 2 6, मतलब जो करंट ईयर चल रहा होता बस उसी को ऐड करना होता है। 2 और 2 4 और 3, मतलब आज से 2346 साल पहले मौर्य एम्पायर स्थापित हुआ था। और मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से इसकी स्थापना करी थी। अच्छा, इस मौर्य एम्पायर के फाउंडर के बारे में तो जान लिया, लेकिन हमें तो अशोक के बारे में जानना है। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार बैठता है और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक बैठता है, और जबकि इस वंश का जो लास्ट रूलर होता है वृद्धर। फिलहाल हम लोग अशोक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए कुछ मदद कर सकती है। जैसे अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था और माताजी का नाम शुभांगिनी जी था। इसका जन्म 304 बीसी में हुआ था, है ना। अच्छा, अशोक का नाम अशोक था, ये कौन से अभिलेख में पता चलता है, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की इंस्क्रिप्शन में जानने को मिलता है, ये ज़रूर याद रखना। और ये मास्की अभिलेख कहाँ पर, एक्चुअली मास्की एक जगह है, कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में। तो मास्की कर्नाटका में यहाँ पे एक पत्थर है और उस पत्थर में अशोक का नाम अशोक जिक्र किया गया हुआ है, समझ रहे हो। अच्छा, अशोक ने कौन सी पॉलिसी को स्टार्ट किया था, तो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा अपने शासन के 90 साल में, तो उसके बाद उसने सारी युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म नीति को अपनाया। और आप यहाँ पे देखो, धर्म की जगह यहाँ पे लिखा है धम्मा नीति। एक्चुअल में ये जो धम्मा वर्ड है ये प्राकृत वर्ड है और ये लिया गया है संस्कृत वर्ड से। तो अगर आपसे पूछा जाए धम्मा वर्ड कैसा वर्ड है, ये प्राकृत वर्ड है ना। और अशोक जो था कौन से सेक्ट को फॉलो करने लगा था, तो ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर हो चुका था, बौद्ध धर्म को मानने लगा था। अच्छा, अशोक के बारे में इतनी सारी जानकारी सर कहाँ से मिलती है, तो अशोक की जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अब अभिलेख क्या होते हैं, अगर आपने मेरी सीरीज़ को शुरुआत से देखा तो मैंने आपको बताया था अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका कोई कॉपर की प्लेट हो सकती है, आपका कोई पत्थर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, जिसमें कुरेद के उसके बारे में कुछ जानकारी लिखी गई हो, उसको इंस्क्रिप्शन और अभिलेख बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं अशोक के अभिलेखों की बात करूं जिससे आपके सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, है ना, ये जो आपका अफ़गानिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान का रीजन है, भारत है, नेपाल का रीजन है, इधर आपका बांग्लादेश का रीजन है, श्रीलंका का रीजन है, काफ़ी जगह आपको अशोक के अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। और अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो कौन से भाषा में लिखे हैं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं प्राकृत में, कुछ इंस्क्रिप्शन इसके खरोष्टी भाषा में भी है, कुछ इसके अरेमाइक भाषा में भी है ना, काफ़ी सारी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाता है।
अच्छा, अशोक के इंस्क्रिप्शन को कब पढ़ा गया था? अशोक के इंस्क्रिप्शन को सबसे पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में इसको पहली बार डिकोड किया था कि ये अशोक के इंस्क्रिप्शन है। और अशोक के इंस्क्रिप्शन को हम लोग टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका, अगर मैं आपको बताऊं, रॉक एरेडिक्ट। रॉक का मतलब होता है शिलालेख, रॉक एरेडिक्ट मतलब शिलालेख। और एक होता है पिलर एरेडिक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ लेख, है ना। पिलर एरेडिक्ट मतलब क्या होता है? स्तंभ लेख। और इन दोनों को क्या किया गया हुआ है? 2 पार्ट में अलग से डिवाइड कर दिया जाए। मेजर रॉक एरेडिक्ट मतलब दीर्घ शिलालेख, माइनर रॉक एरेडिक्ट का मतलब लघु शिलालेख। ऐसे मेजर पिलर एरेडिक्ट का मतलब दीर्घ स्तंभ लेख और माइनर पिलर एरेडिक्ट का मतलब लघु स्तंभ लेख। लगभग माने जाते हैं कि 33 से ज़्यादा ऐसे अभिलेख आपको पत्थरों के और स्तंभों के, यानी रॉक्स पे लिखी हुई चीज़ें और पिलर्स पे लिखी हुई चीज़ें मिल जाती हैं अशोक के बारे में, जो बताती हैं। ये जरूर याद रखना, अशोक के इंस्क्रिप्शन को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, बाकी अशोक के इंस्क्रिप्शन पे एक डिटेल्ड क्लास मैं ज़रूर से ज़रूर लूँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप लोगों ने सगुण भक्ति सुना होगा। क्या होता है सगुण भक्ति? क्या सगुण भक्ति में देवी देवताओं जैसे विष्णु जी और शिव जी, ऐसे देवताओं की पूजा करी जाती है, उनका ध्यान केंद्रित किया जाता है? और साथ में सगुण भक्ति में देवी देवताओं का जो पूजन होता है वो मानव रूपी में भी किया जाता है, मतलब उनको माना जाता है कि लोग एग्जिस्ट करते थे, ये मानव रूपी में हुआ करते थे। तो देखो, मैं आपको बताऊं, ये पहला स्टेटमेंट भी सही है कि भाई हम लोग सगुण भक्ति के साथ, हम जितने भी लोग हैं, आप भी तो सगुण भक्ति शाखा के ही हो। आप भी तो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, गणेश जी की भी पूजा करते हो, और उनको जैसे राम जी की जब हम लोग पूजा करते हैं तो मानव रूपी में तो करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, समझे। अच्छा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बहुत ज़्यादा समझना आसान है। निर्गुण भक्ति में किसी भी व्यक्ति विशेष को भगवान नहीं माना जाता है, और सगुण भक्ति में एक व्यक्ति विशेष भगवान होते हैं, जैसे शिव जी, विष्णु जी, है ना। अच्छा, जैसे आप लोग सगुण भक्ति के बारे में बताऊं तो जैसे तुलसीदास जी ने राम जी के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हैं, सूरदास जी ने कृष्ण जी के ऊपर, मीरा जी, रसखान जी, तो ये लोग किसी विशेष व्यक्ति को मान करके पूजा कर रहे हैं। और जबकि निर्गुण भक्ति में क्या होता है, वो किसी को विशेष नहीं मानते हैं, वो तो सिर्फ विचारों को ही विशेष मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ओबरे न मोती मानुष चून, है ना। रहीम जी क्या कर रहे हैं, एक ऐसा दोहा बता रहे हैं जैसे में पानी की कीमत के बारे में बता रहे हैं, है ना। कबीर जी और क्या कहते हैं, रहीम जी, ये सब निर्गुण भक्ति के शाखा के कवि। ये लोग ज्ञान बताते हैं, जिससे ज्ञान के रास्ते बताते हैं जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ईश्वर के बारे में ये खासतौर से चर्चा नहीं करते हैं, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया? देखो, चोल एम्पायर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम्पायर है। इस साम्राज्य में आपको आर्ट एंड कल्चर जो था, यानी आपका क्या कहते हैं, कला हो गया या आपका कल्चर हो गया, ये बहुत हाई स्टेज पे पहुंचा, बहुत अच्छा विकास हुआ, बहुत सारे टेम्पल बनवाए, है ना। अभी चोल एम्पायर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चोल एम्पायर आपका हुआ करता था वो आपका मेनली तमिलनाडु रीजन में आपको खास तौर देखने को मिलेगा। तो जब ये लोग तमिलनाडु रीजन में रहे हैं तो इसका मतलब इन लोगों ने जितने भी टेम्पल बनवाए होंगे वो तमिलनाडु में ही बनवाए होंगे। तो देखो, चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ता है, तांजौर तमिलनाडु में पड़ता है, चोलापुरम तमिलनाडु में पड़ता है, और ये जो नाने घाट है ये आपका नहीं पड़ता है, ये तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर आपको ये पता हो कि चोल एम्पायर हुआ कहाँ करता था तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए जरा चोल एम्पायर के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं कि जो हमारा चोल साम्राज्य हुआ करता था वो 848 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1279 ईस्वी तक रहा था। समझ रहे हो, ये कहाँ वाले रीजन पे आपको मेनली देखने को मिलेगा? वैसे मेनली अगर मैं बात करूं तो मेनली आपको तमिलनाडु रीजन में दिखेगा, कुछ हिस्से में केरला में भी था, कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश में, कुछ हिस्से कर्नाटका में था, लेकिन मेनली आपका कहाँ था? तमिलनाडु में हुआ करता था। इन लोगों ने अपनी इसकी संस्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था विजयालय चोल ने इस वंश की स्थापना करी थी।
है ना, इस साम्राज्य की स्थापना कर रही थी। और ये बहुत लंबे समय तक रहा। अगर आप देखो तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 400 सालों तक इसने शासन यहाँ पे किया। शुरुआत में इन लोगों ने अपनी कैपिटल जो थी वो उर्वैगिरई बनाई, और बाद में तमिलनाडु में जो जगह पड़ती है तांजौर, इन लोगों ने अपनी कैपिटल तांजौर में शिफ्ट कर ली। समझ रहे हो। इसके अलावा एक गांगी कोंडा चोलापुरम नाम का एक शहर भी जो था वो राजेंद्र प्रथम नाम के राजा ने बसाया था। चोलापुरम मतलब आप कह सकते हो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा चोला एम्पायर में मैं आपको बताऊं तो आर्ट एंड कल्चर बहुत स्टेज पे, बहुत हाई स्टेज पे रहा। आपको कुछ इस तरीके के जो मंदिर देखने को मिलते हैं। अच्छा, मंदिरों के स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर होता है उसको शिखर बोलते हैं। इसको हम लोग जो ये चीज़ आप देख रहे हो इसको विमाना बोलते हैं। अच्छा, ये जो कॉरिडोर होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, जो पिलर पे बना होता है, इसको हम लोग मंडप बोलते हैं। और जहाँ पे आपका मूर्ति होती है, जहाँ पे प्रतिमा रखी जाती है, उसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर टाइप के आपके जो हैं चोला एम्पायर ने मंदिर बनवाए थे। और इन लोगों के मंदिर जितने भी थे वो स्टोन यानी पत्थरों से बने थे। पत्थर से क्यों बनवाए थे सर, ईंटों के क्यों नहीं बनवाए सर? तो ईंटों के इसलिए नहीं बनवाए जाते थे क्योंकि पत्थर थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ईंट के कंपैरिजन में, इसलिए इन लोगों ने पत्थरों के मंदिर बनाए जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से मंदिर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आइए ज़रा कुछ मंदिरों के नाम जानते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो नटराज टेम्पल। नटराज टेम्पल आपका चिदम्बरम में पड़ रहा है। ये शिव जी का बहुत फेमस टेम्पल है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये आपको नागेश्वर स्वामी टेम्पल देखने को मिल रहा है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी शिव जी का एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसको 9th सेंचुरी में आदित्य चोला ने इसको बनवाया था। और माना जाता है कि इस मंदिर में सनलाइट जो होती है वो अप्रैल और से मई के महीने में डायरेक्ट राइट हैंड से इधर से डायरेक्ट इसके मंदिर के अंदर जाती है। समझ लो, बहुत फेमस टेम्पल है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ वैली शवराई टेम्पल की। ये राजा चोला प्रथम ने बनवाया था 10th सेंचुरी में। ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है ना। तो ये कुछ फेमस टेम्पल हैं जिनमें से एक आपका और बहुत, ये चोलापुरम टेम्पल तमिलनाडु में पड़ता है, लॉर्ड शिवाजी को डेडिकेटेड है। बहुत सुंदर टेम्पल है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल। अगर आप देखो तो यहाँ पे नंदी बाबा मेरे ख्याल से आपको दिख रहे होंगे। नंदी बाबा शायद कुछ इस तरीके, मतलब एक एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर बना है जैसा लग रहा है नंदी बाबा जी हैं। समझो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेम्पल हैं। ये वृद्धेश्वर टेम्पल जो पड़ता है ना, बिल्कुल उसी के जैसे लगता है, बिल्कुल ये, है ना। तो बहुत सारे टेम्पलों का निर्माण चोल एम्पायर में हुआ था। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एनडीए के हमारे लगभग ये क्या कहते हैं, एनडीए का ये हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था एनडीए फर्स्ट 2021 का था। इसके बाद आप लोगों को पता है एनडीए फर्स्ट और सेकेंड का पेपर दोनों कंबाइंड पेपर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसके बाद आ गया था, मतलब कोविड पड़ गया था। मार्च 2020 में आपका कोविड हुआ जिसकी वजह से पेपर अप्रैल वाला हो नहीं पाया, तो दोनों का कंबाइंड पेपर ही हुआ था। और उस समय एशियन हिस्ट्री का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 2020 में कोई भी क्वेश्चन एशियन हिस्ट्री का नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा एनडीए सेकेंड 2019, इससे फिर उससे पहले अगर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे भी आपको एशियन हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब लगातार कुछ समय तक एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन हाँ, एनडीए फर्स्ट 2019 जब आएगा तो उसमें आपको एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसको हम लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। लव यू टू, टेक केयर, और अपना फीडबैक और अटेंडेंस ज़रूर से ज़रूर लगाया करो।